नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए हैं, जिस बात को हम सालों से कहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बात करके दिखाई, लेकिन हिंदुस्तान को 7 दशक लगे इजराइल के साथ अपने संबंधों को इतने पब्लिकली ओपनली स्वीकार करने में। इजराइल को सबसे बड़ा समर्थन हिंदुस्तान ने दिया था। वहां के ज्यूइश को सबसे ज्यादा अगर किसी देश ने आश्रय दिया होगा तो हिंदुस्तान ने दिया था। हिंदुस्तान ये भी नहीं जानता आज का युवा या आज के हिंदुस्तानी की इजराइल के निर्माण में भारत का कितना बड़ा योगदान है। तमाम बातें इजराइल की इस यात्रा के निमित्त बाहर तो आई है, लेकिन अभी भी ऐसे कई पहलू बचे हैं जिस पर चर्चा होना जरूर है। इसलिए आज के बिंदास में हम आपके सामने लेकर आए मुद्दा, आखिर इजराइल से हमने क्या सीखा और इजराइल से आने वाले दिनों में भी हमने क्या सीखने की आवश्यकता है। आपकी तमाम प्रतिक्रिया लेने के पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। भारत और इजराइल अब तक अपनी दोस्ती को खुलकर सामने नहीं ला पाए थे, लेकिन अब भारत इजराइल की दोस्ती किसी से छिपी नहीं रहने वाली। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल गया है। वह इजराइल ने मोदी जी का भव्य स्वागत किया। इसे देखकर लग रहा है भारत और इजराइल की दोस्ती के क्या मायने हैं। आपका स्वागत है मेरे दोस्त। आज के वक्त में दोनों को एक साथ आने की सख्त जरूरत है। भारत और इजराइल दोनों के दुश्मन समान हैं। दोनों को एक जैसे हालातों का सामना करना पड़ रहा है। भारत भी इस्लामिक आतंकवाद से परेशान है, तो इजराइल भी। इजराइल को भी हमेशा लोग निस्ते नाबूद करने के सपने देखते हैं, तो भारत को भी। इजराइल यहूदियों को बचाने के लिए हर कोशिश कर रहा है, तो भारत हिंदुओं को। लेकिन यहूदियों और हिंदुओं की जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है, जो दोनों देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे में दोनों देशों को अपने लोगों को बचाने के लिए आगे आने की सख्त जरूरत है। आज भारत को न सिर्फ इजराइल से काफी सीखने की जरूरत है, बल्कि उसके आविष्कारों को अपनाने की भी जरूरत है। लेकिन भारत में कुछ लोग इजराइल से संबंध बनाने के खिलाफ हैं। उन्हें लगता है कि भारत के इजराइल के साथ जाने से अरब देश नाराज हो जाएंगे, क्योंकि अरब देशों से भारत के काफी अच्छे संबंध हैं। भारत के लाखों नागरिक अरब में कामगार हैं। वहीं भारत की कई कंपनियां अरब में अपना व्यवसाय कर रही हैं। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि इससे भारत और अरब के संबंधों में बदलाव आ सकता है। लेकिन आज माहौल अलग है। दुनिया का हर देश सभी देशों से संबंध बनाकर चलता है। आज भारत को भी महाशक्ति बनने के लिए ऐसे ही संबंधों की जरूरत है। ऐसे में वो लोग जो भारत और इजराइल संबंधों का विरोध कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। चीन जैसे देश इजराइल से संबंध रखने के साथ ही अरब देशों से भी उतने ही गहरे संबंध रखते हैं। ऐसे में भारत का इजराइल के साथ दोस्ती की नई इबारत लिखना दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। भारत को आज इजराइल की आधुनिक टेक्नोलॉजी की जरूरत है। सेना के आधुनिकीकरण के लिए इजराइल का साथ जरूरी है। वैसे भी इजराइल ने भारत को हर समय मदद दी है, चाहे वो युद्ध का वक्त हो या फिर कोई प्राकृतिक आपदा। ऐसे में इजराइल के साथ दोस्ती के काफी फायदे होने वाले हैं। अब आगे देखना है भारत और इजराइल की ये दोस्ती कितनी फलती फूलती है। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे को अब हम 1 घंटे तक चर्चा करेंगे। आपके कॉल भी लेंगे। हमारे साथ विशेष एक्सपर्ट्स भी कुछ लोग जुड़े हैं। हमारे साथ जितेंद्र खुराना जी सांस्कृतिक एंगल से और रक्षा एंगल से भी अपनी बात को रखेंगे। हमारे साथ में टेलीफोन लाइन पर भी कुछ विशेषज्ञ जुड़ेंगे और आम जनता, जो कि बिंदास बोल की विशेषता है, कॉल करके अपनी बात को कहेगी। उसमें भी बहुत कुछ मिलेगा। आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, जिसको हम यहाँ दिखाएंगे। सोशल मीडिया पर कमेंट करने वाले दर्शकों के कमेंट्स हम यहाँ पर स्क्रॉल में दिखा रहे हैं। आप भी अपनी कमेंट करिए। अगर आपका वॉइस कॉल नहीं लगता है तो सोशल मीडिया की कमेंट तो हम दिखाएंगे ही। खुराना जी के पास चल दे। खुराना जी, इतने साल इजराइल से संबंधों की दूरी बनाकर हमने क्या खोया? देखिए, हमने खोया, सब कुछ खोया। टेक्नोलॉजी खोई और आत्मविश्वास खोया। एक मुस्लिम तुष्टीकरण की चिंता चलती आ रही थी, लेकिन उसके पीछे जो लोग प्रश्न कर रहे थे, हमने उन पे तो कभी प्रश्न नहीं किए। देखिए, इजराइल में 130 यहूदियों के आसपास मेरी जानकारी में है नोबेल प्राइज मिले हैं। सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज यहूदी समाज को मिले हैं।
अगर वो इतना लीन है विज्ञान को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, नई टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, हमने कल देखा कि किस प्रकार वो समुद्र के खारे पानी को तुरंत पीने लायक पानी बनाते हैं और उसको प्रधानमंत्री जी ने भी पिया। ऐसी टेक्नोलॉजी, चाहे भले भारत नदियों का देश है, लेकिन नदियां कितनी प्रदूषित हो चुकी हैं। हमें पानी की, पीने के पानी आज गाँव में नहीं है, तो पीने के पानी की समस्या को सॉल्व करने के लिए जो ये स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है, पानी से संबंधित कितनी बीमारियां दूर हो सकती हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमने बहुत सारी, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे किसानों की बात कर रहे हैं हम, किसानों में बिल्कुल 5-6 लाख किसानों ने आत्महत्या करी, ये इनका उत्पादन बढ़ जाए तो किसानों के लिए भी अच्छा है। ये धर्म से हट के बात है, ये सभी के लिए है। मेरा ये कहना है कि ये इसमें हमें लाभ बहुत मिल सकते थे और आगे हम करेंगे, मैं आशा से। और रेगिस्तान में जो देश है, उस देश को इतनी टेक्नोलॉजी उसने विकसित की कि जिस देश के पास तमाम नदियां है, ऐसी भूमि है जो उपजाऊ है, उसको भी उससे गाइडेंस लेना पड़ता है। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है? जी, इजराइल से मित्रता में जेएनयू छाप पाकिस्तान व मुस्लिमवादी विज्ञान विरोधी मीडिया परेशान है, क्योंकि देश की जनता पाक आईएसआई व एनजीओ से पैसा खाने वाले किसान को हत्यारे हिंदू विरोधी मीडिया के चैनल व एंकर का नाम डायरी में लिखकर मत देखिए। जैसे इजराइल से, चलिए धन्यवाद। भारत को क्या क्या आधुनिक हथियार मिलेंगे इनसे, देखिए। 1990 के मध्य से ही भारत और इजराइल के बीच सैन्य संबंध सबसे अहम रहे हैं। बीते एक दशक के दौरान दोनों देशों के बीच करीब 670 अरब रुपए का कारोबार हुआ है। मौजूदा समय में भारत सालाना करीब 67 अरब से 100 अरब रुपए के सैन्य उत्पाद इजराइल से आयात कर रहा है। आंकड़े तब और महत्वपूर्ण लगने लगते हैं जब उस तथ्य की ओर ध्यान जाता है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत जनवरी 1992 में हुई थी। दोनों देशों के बीच रिश्ते की मजबूती देने में इजराइल की हथियार बेचने की मंशा भी रही है। इसमें 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए लेजर गाइडेड बम और मानव रहित हवाई वाहन शामिल रहे हैं। संकट के समय भारत के अनुरोध पर इजराइल के त्वरित प्रतिक्रिया ने उसे भारत के लिए भरोसेमंद हथियार आपूर्ति करने वाले देश के तौर पर स्थापित किया और इससे दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट को अगर छोड़ दे तो इजराइल ने भारत को कुछ अहम हथियार उपलब्ध कराए हैं। मौजूदा समय में इजराइल मिसाइल, एंटी मिसाइल सिस्टम, यूएवी, टोह लेने वाली तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाली तकनीक और गोला बारूद इजराइल बड़ी मात्रा में भारत को मुहैया कराता है। दोनों देशों के बीच हुए समझौते में से ज्यादातर इन्हीं सैन्य उत्पादों से संबंधित होते हैं। भारत के रक्षा बाजार की अहमियत उस सौदे से भी जाहिर होती है जब इजराइल ने भारत को मई 2009 और मार्च 2010 में 73.7 अरब रुपए में रूस निर्मित इल्यूशियन द्वितीय 76 से लैस फाल्कन एयरबोर्ड वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवाक्स बेचा था। भारतीय वायुसेना के पास 3 ऑपरेशनल अवाक्स मौजूद हैं। इसके अलावा 2 अन्य के जल्दी ही वायुसेना में शामिल होने की उम्मीद है। अमेरिकी दबाव में यह तकनीक इजराइल ने चीन को नहीं दी है। बीते 2 सालों के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण सैन्य समझौता हुए हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के कुछ ही महीनों बाद सितंबर 2014 में भारत ने इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री की बारात एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की घोषणा की थी। ये सबसे महत्वपूर्ण समझौते में एक है। इस खरीदारी के लिए भारत को करीब 965 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। पिछली यूपीए सरकार इस समझौते से पीछे हट गई थी, लेकिन मौजूदा सरकार भारत की सैन्य रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसमें भारतीय नौसेना को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से लैस करना भी शामिल है। 1 महीने बाद भारतीय रक्षा खरीद परिषद ने 8,356 इजरायली निर्मित स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और 321 लॉन्चरों को 52.5 करोड़ डॉलर में खरीदने का फैसला लिया है। यहाँ समझौता भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इजरायली उपकरणों को अमेरिकी जेवेलिन मिसाइल पर तरजीह दी गई। अमेरिका ने अपनी ओर से जेवेलिन मिसाइलों को बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीकों की अदला बदली के अनसुलझे मसले को देखते हुए भारत सरकार ने स्पाइक पर भरोसा जताया। भारत सैन्य उत्पादों की खरीद के साथ साथ सेना को आधुनिक बनाने के लिए तकनीकों को भी हासिल करने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसका जिक्र सितंबर 2014 में शुरू हुए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में है। इसके अलावा भारत ने इजराइल से
2680 करोड़ रुपए की 10 हेरोइन जीपी यूएवी यानी मानव रहित हवाई वाहन खरीदने की भी घोषणा की है। इसकी मदद से भारतीय सेना की निगरानी करने और टोह लेने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। भारत अभी निगरानी और टोह लेने के लिए इजराइल में निर्मित 176 ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें 108 IAI यानी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री सर्चर है, जबकि 68 बिना शस्त्र वाले हेरान एक एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास IAI निर्मित हार्पी ड्रोन्स है। इन परंपरागत सैन्य उपकरणों के साथ सीमा पर बाढ़ लगाने से संबंधित तकनीक का भी भारत इजराइल से निर्यात कर रहा है। इसका इस्तेमाल जम्मू एंड कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर किया गया है। उदाहरण के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नवंबर 2014 के इजरायली दौरे के समय नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल भारत के साथ सीमा सुरक्षा की तकनीकी को शेयर करने के लिए तैयार और इच्छुक है। सीमा पार से घुसपैठ के बढ़ते मामले को देखते हुए इसके अलावा भारत और इजरायली सैन्य कारोबार में सह उत्पादन और संयुक्त उपक्रम अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। ये लंबी और मध्य दूरी तक मार करने वाले एयर मिसाइल EWS अन्य हवाई सामरिक उपकरणों के विकास के लिए भारत की DRDO और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री एवं अन्य इजरायली फर्म के मध्य होने वाला सहयोग है। हाल ही में दोनों देशों के संयुक्त उपक्रम को तब बड़ी कामयाबी मिली जब दोनों देशों द्वारा विकसित बराक 8 LASAM का दिसंबर 2015 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अब इस बात की संभावना है कि दूसरे देश भी भारत और इजराइल से ये मिसाइल खरीद सकते हैं। भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की सुस्त रफ्तार को देखते हुए इजराइल भारत का सबसे महत्वपूर्ण मददगार साबित हो सकता है। ऐसे में भारत और इजराइल के सैन्य कारोबार में तकनीक हस्तांतरण सबसे अहम पहलू है। इसका जिक्र भारतीय प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। हमारे साथ कर्नल TK टीकू जी भी जुड़े हैं। आपका स्वागत है टीकू जी। हमारे साथ जितेंद्र खुराना जी पहले से जुड़े हुए। हमारे साथ तमाम कॉलर अपनी बात को रख रहे हैं। हमारे साथ सोशल मीडिया पर भी इस वक्त कई मित्र अपनी बात को हैशटैग लगाकर सुदर्शन की इस बिंदास बोल हैशटैग के साथ अपनी बात को रख रहे हैं। इन सारे चीज़ों को, सारे कमेंट को, सारी प्रतिक्रियाओं को, सारे अभिव्यक्ति को हम यहाँ स्क्रॉल पर भी शो के दौरान, रिपीट के दौरान भी चलाते रहेंगे। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, उनके पास कर्नल टीकू जी के पास चलेंगे। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? जी, हम ये कहना चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को जो इजराइल में जो स्वागत हुआ उससे इतना हम खुश हैं। हम और हमारी मिसेज और हमारे बच्चे। बिल्कुल, धन्यवाद। ये आत्मीय स्वागत कहा गया और ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा स्वागत किसी भी देश ने नहीं किया। ये इस देश की और भारत की आत्मीयता भी दिखाता है। टीकू जी, आज के शो में हम चर्चा करें कि हमने क्या खोया इतने दिन इजराइल से दूरी पर रख के और आगे आने वाले दिनों में क्या सीखने की जरूरत है। तो पहला सवाल, क्या खोया? देखिए, मैं आपको एक चीज़ की तरह आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हालांकि हमने 1992 में, मतलब आज़ादी के इतने साल बाद इजराइल को मान्यता, डिप्लोमेटिक मान्यता दी, लेकिन इसके बावजूद जो एक देश हमारे रेस्क्यू के लिए आया, हमारे बचाव में आया 1999 में, जबकि करगिल का युद्ध हुआ था और हमारे पास आर्टिलरी एम्यूनिशन पूरा ख़त्म हो चुका था और इजराइल से हमारे पास आर्टिलरी एम्यूनिशन आया, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि हालांकि हमारे कोई प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गया था, सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन इतने सालों के बाद वहाँ हमने एस्टैब्लिश करी थी। हमने बहुत कुछ खोया है अपने लोकल पॉलिटिक्स की वजह से, क्योंकि एक ही कारण था कि हमारा और इजराइल का रिश्ता घनिष्ठ नहीं हो पाया, क्योंकि ये लोकल पॉलिटिक्स, अपीसमेंट पॉलिटिक्स का हॉस्टेज रह चुका था। हम यहाँ पर क्या हिस्टोरिकली हमने ये माना है, खासकर कुछ पार्टीज़ हैं जिन्होंने ये माना है कि हिस्टोरिकली मुसलमानों और यहूदियों का आपस में झगड़ा चल रहा है कई 1400 वर्षों से। बिल्कुल बिल्कुल टीकू जी, हमने तो सऊदी अरेबिया ने जब मान्यता दे दी इजराइल को तब हमने दी। हाँ, लेकिन लोग नहीं जानते कि इजराइल के निर्माण में हिंदुस्तान का कितना बड़ा योगदान है। हाँ, लेकिन सऊदी अरेबिया को वोटिंग, किसी के वोट की जरूरत नहीं होती ना, यहाँ वोट
दिल्ली के तीन मूर्ति भवन का कनेक्शन है इजराइल से। पहले विश्व युद्ध के दौरान शहीद भारतीय घुड़सवार दस्ते के जवानों को श्रद्धांजलि देने और उनके योगदान को याद रखने के लिए तीन मूर्ति भवन बना था। उसी दस्ते के सम्मान में इजराइल में भारतीय कब्रिस्तान बना है, जिसे देखने के लिए पीएम मोदी गए। 1918 में हैफा को आजादी दिलाने में भारतीय घुड़सवार दस्ते यानी कैवलरी ब्रिगेड ने लड़ाई लड़ी थी। तुर्की के मशीन गनों का मुकाबला भारतीय घुड़सवारों ने घोड़े और भाले से किया था और जीत भी हासिल की थी। हैफा कब्रिस्तान में 49 देशों के साथ 8 भारतीय जवानों की कब्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के दौरे पर विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी। मोदी के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। ये शहर इजराइल को हिंदुस्तान की बहादुरी और बलिदान से जोड़ता है। प्रथम विश्व युद्ध के वक्त भारत की 3 रियासतों मैसूर, जोधपुर और हैदराबाद के सैनिकों को अंग्रेजों की ओर से युद्ध के लिए तुर्की भेजा गया। हैदराबाद रियासत के सैनिक मुस्लिम थे, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें तुर्की के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लेने से रोक दिया। केवल जोधपुर और मैसूर के रणबांकुरों को युद्ध लड़ने का आदेश दिया। हाइफा पर कब्जे के लिए एक तरफ तुर्कों और जर्मनी की सेना थी, तो दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से हिंदुस्तान की 3 रियासतों की फौज। ये जीत और अधिक खास थी क्योंकि भारतीय सैनिकों के पास सिर्फ घोड़े की सवारी और तलवार थी, वहीं तुर्की सैनिकों के पास बारूद और मशीन गन थी। फिर भी भारतीय सैनिकों ने उन्हें धूल चटा दी। बस तलवार और भाले बर्छे के साथ ही भारतीय सैनिकों ने उन्हें हरा दिया। इसकी अगुवाई मेजर दलपत सिंह शेखावत कर रहे थे। कुल 1350 जर्मन और तुर्क कैदियों पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। इसमें 2 जर्मन अधिकारियों, 35 ऑटोमन अधिकारियों, 17 तोपखानी बंदूकें और 11 मशीन गन भी शामिल थी। इस दौरान 8 लोग मारे गए और 34 घायल हुए, जबकि 60 घोड़े मारे गए और 83 अन्य घायल हुए। बता दें कि हाइफा भारतीय कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए 49 सैनिकों की कब्रें हैं। 23 सितंबर 1918 की ये जंग घुड़सवारी की सबसे बड़ी और आखिरी जंग थी, जिसने इजराइल बनने का रास्ता खोला। 1918 में यही हाइफा यहूदी पहचान बना सका। 14 मई 1948 को इजराइल बनने के बाद इस नए देश में यहूदियों के लिए रास्ता खुल गया। 1948 में जब इजराइल का अरब देशों से युद्ध शुरू हुआ तो एक बार फिर यही हाइफा युद्ध का केंद्र बना था। ये तो इजराइल बनने की बात है। इजराइल बनने के पहले ही जब इजराइल के पास देश नहीं था, भूमि नहीं थी, तब जो इसको अगर किसी देश ने आश्रय दिया होगा तो है हिंदुस्तान। इजराइल में आप किसी से भी बात करिए, हम भले ही भूल गए हो लेकिन इजरायली से नहीं भूले हैं। और इसलिए मेरे दोस्त, ये शब्द वहाँ के राष्ट्रपति ने, वहाँ के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री के लिए कहे। इतना ही नहीं, अगर साधारण इजरायली से भी अगर आप मिलेंगे तो उसका कोई ना कोई रिश्तेदार हिंदुस्तान में या तो जन्मा होगा, आया होगा, रहा होगा, या उसके आगे बढ़ने में हिंदुस्तान का योगदान होगा। इतना ही नहीं, एकमात्र ऐसा ये समाज है जो हिंदुस्तान में आने के बाद उसने अपने रीति रिवाजों को छोड़कर हिंदुस्तानी रीति रिवाजों में, पहनावे में, खान पान में, सब में समा लिया। इसका एक बेसिक कारण ये भी रहा कि उनकी भी अग्नि की पूजा होती है और हम भी अग्नि के पूजक हैं। हमारे साथ खुराना जी, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी हम इजरायलियों के बहुत करीब हैं। बहुत करीब है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक दिल्ली में एक सर्वधर्म सम्मेलन था, छोटा सा मीटिंग था। मैं यहाँ पर एक यहूदी धर्मगुरु से मिला, इज़ीकियल रब्बानी जी से। अगली बार में जब मैं उनको मिला तो मैंने कहा आपने मुझे पहचाना? तो वो मुझे बोले आपको तो मैं भूल नहीं सकता, और आप विश्वास कीजिए कि वेद मंत्र मुझको जितने याद हैं मुझसे कहीं ज्यादा वो बोलते हैं। और एक बात मैं उनकी बात बताऊं, कितना बड़ा दिल है उनका, और ये मांग मैं 2 बार पहले कर चुका हूं, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। भारत में 6 माइनॉरिटीज हैं, लेकिन भारत में सबसे कम संख्या में यहूदी हैं। 5000 यहूदी हैं भारत में, और आप विश्वास करिए यहूदियों को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है भारत में। 20 करोड़ वालों को है, और 20 करोड़ वाले रोज मांगते हैं, और यहूदियों ने कभी भी भारत में माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मांगा। 2 बार न्यूज चैनल में मैं मांग चुका हूं। मेरा बिल्कुल, क्योंकि यही वो 5000 है या यही वो 70-80 लाख लोगों का देश है जो दुनिया में अपनी एक अलग पहचान ही नहीं, बल्कि यह कहा जाता है कि अमेरिका के ऊपर कंट्रोल भी इजराइल का है। टीकू जी, कहना चाहता हूं
कि आज जो वहां पर इतना स्वागत हुआ, तो क्यों ना आज हम सब मिलके इस लाइव डिबेट में एक ये भी प्रण ले कि हमारे सुदर्शन से ही एक डेलीगेट जाए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री कि आप यहूदियों को माइनॉरिटी स्टेटस दीजिए। उनको एक्चुअली वो इस देश के समाज के साथ इतने मिक्स हो चुके हैं कि उनको किसी अलग स्टेटस की आवश्यकता नहीं है। बल्कि हमें यह मिनॉरिटीज्म ही खत्म करना चलो चाहिए। अगर आप मैं तो खुराना जी मैं तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री माइनॉरिटी आयोग खत्म करने का पक्षधर। अगर ये ऐसी बात है तो इसको छोड़ते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कितना बड़ा दिल है, उन्होंने मांगा नहीं आज तक, और ये बात मुझे नहीं मालूम थी, मुझे एजिकल साहब ने ये बात बताई और बड़ी खुशी होती है आज वो होते हैं। भविष्य में मुझे आशा है हम उनको जोड़ेंगे। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल। इजरायली जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उस एजेंसी का बहुत बड़ा योगदान है, उस पर भी हम आपको पैकेज दिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ कर्नल टीकू जी है, उनके पास चलते उसकी चर्चा करते हैं। टीकू जी, मोसाद के योगदान को और इजराइल के प्रति मोसाद के कंट्रीब्यूशन को भुला नहीं जा सकता। देखिए, मोसाद के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देता हूं। जो अभी आपने बताया, आपने दिखाया, ये हाइफा में जो टर्किश और जर्मन आर्मी को शिकस्त दी थी भारतीय घुड़सवारों ने, ये आपने इसी प्रोग्राम में बताया, ये लास्ट एक्शन है जिसमें घुड़सवार उन्होंने एक बैटल में, एक युद्ध में भाग लिया, और जो अपोनेंट था उसके पास पिस्टल थे, राइफल थे और मस्केट थे, लेकिन हमारे घुड़सवारों के पास सिर्फ घोड़ा था और तलवारें थी और जज्बा था। जज्बा तो खैर है ही। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, यही कैवलरी रेजिमेंट आगे बढ़ते बढ़ते दुनिया की इकलौती कैवलरी रेजिमेंट रह गई जिसको हम बोलते हैं 61 कैवलरी रेजिमेंट, जो सिर्फ रिपब्लिक डे के दिन राष्ट्रपति के सामने आकर फिर उनके सामने खड़ी हो जाती है। ये अकेली कैवलरी रेजिमेंट पूरी दुनिया में है, और ये रेजिमेंट इसलिए भी रखी गई क्योंकि इनका योगदान इजराइल बनाने में और टर्किश जर्मन आर्मी को डिफीट करने में इतना ज़्यादा है कि गवर्नमेंट इसको डिसबैंड नहीं कर सका, और पूरे विश्व में अकेली ये कैवलरी रेजिमेंट है जो 61 कैवलरी के नाम से जानी जाती है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा मोसाद के बारे में। देखिए, आपने इससे पहले मुझे पूछा था हमने क्या खोया। हमने बहुत कुछ खोया, क्योंकि हम 1989-90 से कश्मीर के अंदर एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। ये प्रॉक्सी वॉर के दो बहुत ज़रूरी पहलू हैं। एक तो पहलू ये है कि हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर से इन्फिल्ट्रेटर्स जहादी आते हैं, लॉन्च पैड से आकर अंदर आ जाते हैं। ये तो कई सालों से चल रहा है, कभी पिछले 27-28 सालों से चल रहा है। दूसरी बात यह है, जब आप मिलिटेंसी से लड़ते हो, जब आप प्रॉक्सी वॉर से लड़ते हो, जब आप टेररिस्ट से लड़ते हो, क्योंकि ये युद्ध इस प्रकार का है कि जब तक आपको इमीडिएट फौरी एक्शनेबल इंटेलिजेंस न मिले, आपके हाथ से टेररिस्ट निकल जाता है। और इन दोनों दोनों पहलू में इजराइल को सबसे ज़्यादा महारत हासिल है, क्योंकि वो भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनके भी हमस, हिजबुल्लाह लेबनान से आते हैं, अंदर घुसते हैं। आपने देखा कई अटैक होते हैं, लेकिन कई सालों से इजराइल के ऊपर ऐसा कोई इन्फिल्ट्रेशन अटैक नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो उनको अंदर आने ही दे देते हैं, वो लॉन्च पैड में ही उनको खत्म कर देते हैं। और इसलिए उनकी सीमा सुरक्षा की तकनीक की दुनिया में खूबी है। बिल्कुल। चलिए, मैं मोसाद वाली बात आपसे सुनूं, इसके पहले कुछ हम दिखाते, फिर मोसाद पे बात करते हैं।
मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माना जाता है। मोसाद ने वो कारनामे किए हैं जिसे दुनिया की कोई भी खुफिया एजेंसी नहीं कर पाई। ऐसे में दुनिया का हर देश इजरायलियों पर हमला करने से पहले 10 बार सोचता है। अगर किसी ने इजरायल को दुश्मन बना लिया है तो मान लीजिए कि इजरायल बिना बदला लिए उसे नहीं छोड़ेगा। इजरायल का मूल मंत्र है, अगर किसी ने हमारे देश के एक नागरिक को भी मार दिया तो हम उस देश में घुसकर उसके 1000 नागरिकों को मार डालेंगे। ऑपरेशन ब्लैक सितंबर के बाद इजरायल ने ये करके दिखाया। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में 11 इजरायली खिलाड़ियों को फिलिस्तीन के आतंकियों ने मार डाला था। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने रेथ ऑफ गॉड नाम का ऑपरेशन चलाकर 2 दिन में 2000 लोगों को मारकर बदला ले लिया। लेकिन सिलसिला खत्म नहीं हुआ। हमले के मास्टरमाइंड को अलग अलग देशों में चुन चुन कर खोज कर मारने का इंतकाम 1972 से लेकर 1988 तक चला। इजरायल ने 35 फिलिस्तीनियों को मारकर 11 खिलाड़ियों की मौत का बदला लिया। मोसाद को इजरायल की किलिंग मशीन कहा जाता है। म्यूनिख में इजरायल खिलाड़ियों के नरसंहार के बदला लेने के लिए तत्कालीन इजरायली प्रेसिडेंट गोल्डा मेयर ने मोसाद नाम की खुफिया एजेंसी बनाई थी। मोसाद के लिए काम करने वाले एजेंट को पहले ही बता दिया जाता है कि अगर वो पकड़े गए तो इजरायल उन्हें न तो पहचानेगा न अपनाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उन्हें बरसों तक परिवार से दूर रहना होगा। मिशन के बारे में परिवार को भी नहीं बताना होगा। हालांकि एजेंट के मारे जाने के बाद इजरायल एजेंट के सम्मान में कोई कमी नहीं करता। तेल अबीब में मोसाद का एक मेमोरियल है जिसमें हर उस एजेंट का नाम है जो किसी ऑपरेशन में मारा गया। इजरायल में जवान बॉर्डर की निगरानी नहीं करते, बल्कि ये जिम्मा मिला हुआ है रोबोट को। मिस्र से सटी सीमा पर इजरायल ने रोबोट गार्ड तैनात किए हुए हैं। रोबोट गार्ड में 2 कैमरे लगे हुए हैं, एक ऊपर और दूसरा नीचे। दोनों कैमरे कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं, जहां लाइव स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें देखी जा सकती हैं। रोबोट 15 मीटर के दायरे में किसी जीवित प्राणी के आने पर ऑटोमेटिक कंट्रोल रूम को वार्निंग देता है। रोबोट जितना दिन में देख सकता है उतना ही रात में भी। ड्रोन तो कई देशों के पास हैं, लेकिन ड्रोन का बाप इजरायल के पास ही है। नाम है टीपी हेरॉन ड्रोन। इजरायल का ड्रोन 1 टन वजन उठाकर 45,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। लगातार 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पीएम मोदी के दौरे की कामयाबी ये भी होगी कि भारत को इजरायल से ऐसे 10 ड्रोन मिले हैं। इजरायल की वायुसेना दुनिया में 4थे नंबर की वायुसेना है। सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही उससे आगे है। इजरायल के पास 1964 युद्ध में इस्तेमाल होने वाले विमान हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल जाए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, मैं राजधानी छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि जो इंडिया चाइना के संबंध जो चल रहा है, इसको आप जो प्राथमिकता पूर्वक जो कवरेज दे रहे हैं, इससे यहाँ लोगों को बहुत ज्यादा जानकारियाँ हो रही है। मैं और भी चैनल व्यू करते रहता हूँ, लेकिन आपके यहाँ जो नेशनल इशू चलिए, कॉलर से शायद कनेक्शन टूट गया है, लेकिन हमारा कॉलर के हमारे दर्शकों के साथ जो कनेक्शन है वो बड़ा सख्त है, बड़ा मजबूत है, क्योंकि हम उनकी दिल की बात करते हैं। जिनके दिल में हिंदुस्तान रहता है उनके दिल में सुदर्शन रहेगा ही रहेगा, ये हमारा वादा है। अगले कॉलर। जय हिंद। फिलिस्तीन के हमदर्द तो एक नेता के निजी बयान पर वहां के मुस्लिमों की हमदर्दी करता है, हिंदू लड़कियों का शोषण करके मुसलमान बनाकर उनको बेचता है, उसकी बात नहीं करते। बांग्लादेशी मुस्लिमों को देश से हटाने की मांग नहीं करते। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। चलिए, तकनीकी कारणों से शायद हम आज ज़्यादा फ़ोन को नहीं ले पा रहे हैं। आप नीचे स्क्रॉल में देख रहे लोगों ने भेजी हुई बातें, चेतन ने क्या कहा है, वैभव, हमारे दर्शक जो बातें लिख रहे हैं हमारे फेसबुक पर, उसको हम दिखा रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। सर, आपका टीवी देख के बहुत अच्छा लगता है, जो आप हर मुद्दे पे आवाज उठाते हो। ये हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री क्यों गए वहाँ पे।
इनको क्या है, ये चाहते हैं कि बस ये याद है हमारे कश्मीर में इतना आतंकवाद है, इसका मुद्दा हो, कोई वहां से ऐसा कुछ लाए। इससे तो हमारे हिंदुस्तान के लिए तो गर्व की बात, अगर वहां से ड्रोन मिल रहे हैं कुछ, हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिमों को क्या परेशानी है? ये इनका भारत देश नहीं है। बिल्कुल, खुराना जी इसका जवाब ज्यादा अच्छा दे पाएंगे। खुराना जी, भारत के मुसलमानों की इजराइल से प्रॉब्लम क्यों है? ये अगर कोई मुस्लिम यहाँ पर होते तो मैं ज़्यादा अच्छा करता, लेकिन फिर भी इन्होंने पूछा है तो मैं थोड़ा सा बोल दूँ। जब इस्लाम का आरंभ हुआ, जब हज़रत पैगंबर साहब के ऊपर आयतें उतरनी आरंभ हुई अल्लाह की तरफ से, तभी से ये यहूदियों का और मुसलमानों के बीच में एक संघर्ष रहा। आप कुरान पढ़ेंगे तो यहूदियों के बारे में क्या विचार है, और हदीसें पढ़ेंगे और क्या विचार है। और बनु कुरैजा एक पूरी यहूदी ट्राइब थी जो एक रात के अंदर 800 पुरुषों को एक रात के अंदर उस युद्ध में गर्दन काट के मार दिया गया। वो बड़ी लंबी स्टोरी है। मुस्लिम धर्मगुरु होते तो मैं बहुत कुछ बोलता, क्योंकि वो फिर उनको आदत है कि यार हमें मौका नहीं मिला। एनी हाउ, तो ये, और आप एक कुरान में चैप्टर भी है बनी इसराइल, पूरा चैप्टर इसके ऊपर है। बिल्कुल, साथ में ये भी है कि तमाम सारे मुस्लिम देश आसपास में होते हुए भी इजराइल वो जानते हैं, अच्छे से वो जानते हैं। और क्योंकि मुस्लिम विचारधारा ये है कि हर मुस्लिम आपस में भाई है, और फिलिस्तीनी भी उनके भाई है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको आश्चर्य होगा। दिल्ली में जामा मस्जिद में साइड में जो रोड जा रही है, फ्रंट में जो लाल किले के सामने नहीं, साइड में जो नई सड़क में जाती है, वहां पर मैंने बोर्ड देखा है 1 साल पहले, बिजली के किसी खंबे पे लगा हुआ कि इजरायली मुसलमानों को मार के हमारी उसको चोट पहुंचाई है, हमारी इज्जत के ऊपर, ऐसे तरीके हमारे गौरव को ललकारा है। तो वहां यहाँ बोर्ड दिल्ली में लगा हुआ, 1 साल पुराना है। मैंने फोटो भी खींचा, वो क्योंकि अंधेरा था, अच्छी फोटो नहीं आई, लेकिन मैंने बोर्ड देखा, इतना बड़ा नहीं, बोर्ड वो प्रूफ देने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। अब आप ये देखिए इजराइल का, अब इजराइल की मैं अगर रिकॉर्ड्स पढ़ूं, आप जितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी है, जो फोन, मोबाइल, सेल फोन भी बना है, वो इजराइल में बना है। पेंटियम 4 इजराइल में बना है। माइक्रोसॉफ्ट के बड़े जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इजराइल में बने हैं, माइक्रोसॉफ्ट की इजराइल ब्रांच में बने हैं। और सोलर एनर्जी के सबसे बड़े बड़े जो रिसर्च हैं वो इजराइल में हो रहे हैं। जो भारत की पूरे देश की, मतलब हमारे को न्यूक्लियर में भी जाने की जरूरत नहीं है, पूरे देश का इलेक्ट्रिसिटी सॉल्व हो जाएगा। किसानों का जो वहां पे उनकी पैदावार कई गुना है। एक देखिए, उनकी रेगिस्तानी जमीन में आते हैं, पानी भी कम है, वो तो दीवार के साथ ट्रे बनाकर भी फिर भी उनकी ज्यादा है। और आपको मैंने एक आंकड़ा पढ़ा कि इजराइल पूरे विश्व में इकलौता ऐसा कंट्री है जो 21वीं सदी में पेड़ों के मामले में सरप्लस में गया। और आपको मैं बधाई दूं कि इस समय मेरे एक मित्र हैं अमेरिका से, रघु जी, उनका मैसेज आया, वो आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, बड़े अच्छे स्कॉलर हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई, वो राइटर भी हैं, उनका ब्लॉग भी है, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि एकेडमिक और इंडियन बिज के लिए जॉइंट वेंचर्स और इंडस्ट्रियल टाइप्स की बहुत जरूरत है, और वो भी वहां से सहयोग करना चाहते हैं। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूं, जो आपने मेरे से पूछा था हमने क्या खोया। अभी आपने देखा होगा एक एग्रीमेंट हुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर के बीच में, 2 कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ, जिसमें $40 मिलियन का एक इनोवेशन फंड एस्टैब्लिश किया गया। आपको पता होगा दुनिया में जितने भी अभी तक नोबेल प्राइज अवार्ड्स मिले हैं, सबसे ज्यादा उसमें जूस है, सबसे ज्यादा। हालांकि जूस बहुत कम है दुनिया में, लेकिन सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जूस है। सबसे बेस्ट साइंटिस्ट, सबसे बेस्ट लिटरेचर, सबसे बेस्ट इनोवेटर, सबसे बेस्ट इन्वेंटर्स आपको जूस मिलेंगे। अगर हमने पिछले 70 साल में, जब से हमारी आज़ादी हमें मिली, और इजराइल की आज़ादी भी, इजराइल भी उसी टाइम उसको मान्यता दी गई 47-48 में, अगर हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन तब एस्टैब्लिश हुई होती, अगर हम एक दूसरे के साथ आदान प्रदान तब से शुरू किया होता, तो हमने कितना फ़ायदा उठाया होता। अभी तक हमें एक सुई तक भी वेपन में इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। लेकिन चलो, अब जो हो गया, लेकिन अब नई शुरुआत हो रही है। और मुझे लगता है ये जितेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि हमारे यहाँ पर एग्रारियन प्रॉब्लम है, किसानों की समस्या है। एग्रीकल्चर फील्ड में और इनोवेशन फील्ड में मुझे लगता है हथियारों से ज़्यादा हमें फायदा होगा। चलिए उस पर नजर डालते हैं, खेती विषय पर। इजराइल दुनिया में सबको भरपेट खाना मिले और जो खेतों में उगाया जा रहा है उसे सुरक्षित रखा जा सके, ये बहुत बड़ी समस्या है।
अकेले भारत में हर साल बिना रख रखाव के अरबों रुपए का अन्न बर्बाद हो जाता है। कभी सूखे से बिना पानी फसलें सूख जाती हैं, तो कभी बाढ़ के सैलाब में खेत बर्बाद हो जाते हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में खेती और खाद्य सुरक्षा जरूरी होती जा रही है। भारत ही नहीं, दुनिया का लगभग हर देश इन समस्याओं से जूझ रहा है। लेकिन युवा किसानों का देश कहे जाने वाला इजराइल ने खेती से जुड़ी कई समस्याओं पर न सिर्फ विजय पाई है, बल्कि दुनिया के सामने खेती को फायदा का सौदा बनाने के उदाहरण रखे हैं। 1950 से हरित क्रांति के बाद इस देश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इजराइल ने न केवल अपने मरुस्थलों को हरा भरा किया, इसके लिए इजराइल ने कई तकनीकों को इजाद किया। इजराइल ने टपकन सिंचाई के तकनीकी के प्रयोग के साथ वाटर इंजीनियरिंग सिमचा ब्लास्ट ने इस पद्धति में कई क्रांति ला दी। सिमचा ने खोज की, अगर ड्रिप को धीमा और संतुलित कर दिया जाए तो उत्पादन क्षमता बढ़ सकता है। इस विधि से इजराइल से बाहर लगभग 700 ऐसे किसान परिवार हैं जो साल में अब 3 फसलें पैदा कर रहे हैं, जो कि पहले एक बार ही होता था। वहीं अन्न को सुरक्षित रखने के लिए अन्न कोष बने। इस बैग में रखा अनाज लंबे समय तक फ्रेश रहता है और खराब भी नहीं होता। इजराइल ने इस ऐसे अन्न कोष का निर्माण किया है जिससे किसान कम खर्चों में ही अपनी फसल को ताजा और सुरक्षित रख सकते हैं। इंटरनेशनल फूड टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट प्रोफेसर स्लोमो नवारो ने इस बड़े बैग को बनाया है। यह बैग हवा और पानी दोनों से सुरक्षित रहेगा। वहीं जैविक कीट नियंत्रण में शत्रु कीटों पर हमला, मित्र कीटों का संरक्षण तैयार कर लिया। ऐसे कीट नियंत्रक दवा से मक्खी और भौरों को कोई नुकसान नहीं होता। परागण के लिए भौरों का भी प्रयोग होता है। ऐसे में परागण की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होती। इसके प्रयोग के बाद से पैदावार में 75% तक की वृद्धि हुई है। बायोबी की दवा और भौरों का प्रयोग इस समय 32 देशों में किया जा रहा है, जिसमें जापान और चीन भी शामिल है। वहीं इजराइल ने आधुनिक डेयरी फार्म तैयार कर लिए हैं। नई तकनीक के इजाद और इसका प्रयोग से डेयरी उत्पादन फल फूल रहा है। एसएई एफिकिन वियतनाम में चल रहे उस 5 साल के प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 5 लाख मिलियन डेयरी फार्म का है, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के चैनल में 30,000 गायों को जोड़ा जा चुका है। कार्य क्षेत्र 12 राज्यों में फैला हुआ है। इसके माध्यम से प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध की सप्लाई की जा रही है। चाइना ने इससे प्रभावित होकर इससे संबंधित मंत्रालयों को लोगों को इजराइल भेजता है और कहता है इजराइल से सीखने लायक है कि कैसे दूध उत्पादन बढ़ाया जाए। साथ ही सॉफ्टवेयर की मदद से किसानों की मदद होती है। एग्रीकल्चर नॉलेज ऑनलाइन ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जहां किसानों के हर समस्या का हल होता है। IBM द्वारा संचालित इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठा किसान इजराइल के विशेषज्ञों से मदद ले सकता है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसान अपनी फसलें तो बेच ही सकते हैं, साथ ही ग्रुप के साथ चर्चा भी कर सकते हैं। कंपनी के CEO रॉन शानी बताते हैं कि सॉफ्टवेयर किसानों की मदद फसल बोते समय, काटने समय और बेचने समय हर तरह की मदद करता है। साथ ही किसानों को आधुनिक ज्ञान भी देता है। उनके वैज्ञानिक लगभग 30 साल के शोध के बाद हिब्रू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड लेवी ने आलू की एक ऐसी प्रजाति इजाद की है जो कि भीषण गर्मी में भी पैदा होती है। हवा से निचोड़ रहे पानी की हर बूंद यानी ओस की बूंदों से सिंचाई करता है इजराइल। ताल या वाटर टेक्नोलॉजी ने दोबारा प्रयोग में लिए जाने वाले ऐसे प्लास्टिक ट्रे का निर्माण किया है जिससे हवा से ओस की बूंद एकत्र की जा सकती है। आपको पता है कि इजराइल वाले रेगिस्तान में पालते हैं मछली। मछलियों को अत्यधिक पकड़ा जाना खाद्य सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन जाता है, वो भी ऐसे में जब मछली के हजारों लोगों के लिए प्रोटीन का मुख्य जरिया हो। इजराइल में भी ऐसी ही समस्या थी, लेकिन अब इजराइल में कहीं भी मछलियां मिल जाती हैं। इसे संभव बनाया GFA के एडवांस तकनीकी ने। इजराइल के जीरो डिस्चार्ज सिस्टम ने मछली पालन के लिए बिजली और मौसम की बाध्यता को खत्म कर दिया। बिजली और मौसम मछली पालन के लिए बड़ी समस्या बन रहे थे। इस तकनीकी में एक ऐसा टैंकर बनाया जाता है जिन पर इन समस्याओं का असर नहीं पड़ता। अमेरिका में इस तकनीकी का प्रयोग बड़ी संख्या में किया जा रहा है। ऐसे में हमें इन तकनीकों का प्रयोग करके देश के करोड़ों किसान को बचा सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फिर आएंगे। हजारों साल पहले इजरायलियों को हिंदुस्तान में जगह मिली, मुंबई के पास अलीबाग में, जहां पर उन्होंने प्रवेश किया और उसके बाद हजारों साल यहाँ रहे। ऐसे जूस को जिनका इजराइल देश है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जाकर आलिंगन दिया। हजारों सालों से जिस देश के साथ हमारे संबंध रहे
उसके राजनीतिक संबंध इतने देरी से शुरू होना इस देश के राजनीतिक दिवालीपन का निशाना था। लेकिन फिर भी मोदी जी के आने के बाद ये रिश्ते शुरू हुए, होम मिनिस्टर गए, हमारे राष्ट्रपति गए, हमारे प्रधानमंत्री गए, और अब ये दोस्ती आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या और सीखना हमको बाकी है इजराइल से, इस मुद्दे पर हम बात करें। टीकू जी के पास चलते हैं। टीकू जी, अब हम क्या सीखना चाहिए इस सेक्शन पर बचे हुए समय में बात करें। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो हमें इजराइल से सीखना चाहिए। हाँ। वो ये है कि देश का जो भी दुश्मन है, वो कश्मीर में है या पाकिस्तान में है या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, वो हमारा टारगेट होना चाहिए और उसको ऐसे ही नष्ट करना चाहिए जैसे इजरायली लोग हमस के साथ करते हैं, हिजबुल्लाह के साथ करते हैं। आपने देखा होगा कई सालों से वो पिन पॉइंट टारगेट से उनको मार देते हैं। यहाँ तो आस्तीन के सांपों को हम संसद में लेके आते हैं, हाँ, विधानसभा में लेके आते हैं। जी और नहीं, नॉट ओनली हम उनको संरक्षण देते हैं, एनएसयू उनको प्रोटेक्ट करती है। 100 करोड़ रुपया इनके सेपरेटिस्ट के ऊपर हर साल हम खर्च करते हैं। 509 करोड़ उनका इलाज अमेरिका में कराते हैं, उनका करोड़ों रुपया उनके इलाज में यहाँ दिल्ली में लगता है। तो ऐसे अगर हम दुश्मन को ट्रीट करेंगे, पहली चीज तो हमें इजराइल से यही सीखनी चाहिए कि आप अपने दुश्मन को किस प्रकार से ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल, पहली चीज है। हाँ, खुराना जी। नहीं, ये कर्नल साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही कि हम एक बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए हैं। हम पहली चीज यही सीख लें अगर, और 500 करोड़ रुपया जो मेरे ख्याल से 509 करोड़ का कुछ हिसाब आया था जो सेपरेटिस्टों पे, जिहादियों पे खर्च हुआ, कश्मीर के ये सारे जो हुर्रियत वाले लोग हैं, क्या आवश्यकता है इसको? अभी कुछ सिक्योरिटी मेरे ख्याल से घटाई गई है एक सेपरेटिस्ट की। अब तो एक्शन हुई है, अब तो अरेस्ट हुए हैं, ईडी की कार्रवाई हुई है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। देखिए, ये सेपरेटिस्ट की बात नहीं है। हम जब सेपरेटिस्ट को किड ग्लव्स ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब उनको हम वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या बात करते हैं। फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट देखिए पिछले 2-4 महीनों में, कितनी देशद्रोही स्टेटमेंट है। तो और वो हमारे पार्लियामेंट में, हमारे कैबिनेट में मंत्री थे वो। उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट देख लीजिए। 3 पीढ़ियां उनकी मुख्यमंत्री रही है। हाँ, और हम उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस कहते हैं। कांग्रेस, आप कल ही देख लीजिए, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सेपरेटिस्ट, इंजीनियर रशीद, सब एक तरफ थे कि भाई कश्मीर, जम्मू कश्मीर की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी खत्म होगी अगर आप जीएसटी लाएंगे। अरे तुम्हारे पास तो एक देला नहीं है, सब पैसा, आपके सब 5 ईयर प्लान, आपके सब गवर्नमेंट की तनख्वाह, आपके सब जितने भी वहां पर पैसा जाता है सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जाता है, आपके पास तो एक पैसा नहीं है। और आप कहते हैं हमारी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए ताकि आप हिंदुस्तान को और लूट लें। ये ऐसे लोगों के साथ तो हमें बिल्कुल इजराइल से सीखना चाहिए कि देशभक्ति क्या होती है। इजराइल में जेएनयू नहीं हो सकता, इजराइल में जादवपुर यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती, इजराइल में देशद्रोही के लिए जगह नहीं हो सकती, इजराइल में आजम खान नहीं हो सकता, इजराइल में ओवैसी जैसे कुत्ते नहीं हो सकते। ये हिंदुस्तान को इजराइल से सीखने की आवश्यकता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। मैं आपके न्यूज चैनल को प्रणाम करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया आपका न्यूज चैनल है। एकदम जो है, जो भारत पीछे जा रहा था आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बहुत आगे बढ़ेगा, और जो समाज में गलत हो रहा है वो चीज आप दिखाते हैं, इसके लिए मैं आपको सत प्रणाम करूंगा। चलिए, धन्यवाद। इजराइल से सीखने की कुछ बातों पर नजर डालते हैं। इजराइल में पानी की किल्लत रहती है। 60% जमीन रेतीली है, लेकिन इसके बाद भी इजराइल 93% अनाज खुद पैदा करता है। इजराइल ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद पानी गिराकर सिंचाई का एक्सपर्ट है। इजराइल ने अशुद्ध पानी को शुद्ध करके खेती में इस्तेमाल करने की तकनीक इजाद की है। शहरों का गंदा पानी इजराइल में कीमती है। उसे जमा कर उसे प्रोसेस्ड करके खेतों में डाला जाता है। 85% प्यूरिफाइड पानी खेती में लगता है, 10% बाकी काम में। सिर्फ 5% गंदा पानी समंदर में बहा जाता है। भारत में तो 78% साफ पानी खेती में ही लग जाता है। इजराइल में 250 कंपनियां पानी के कारोबार में हैं। इजराइल का किसान 1-2 एकड़ में खेती नहीं करता, बल्कि हजारों एकड़ में एक साथ कई किसान मिलकर खेती करते हैं। इजराइल में ऐसा एक समंदर है जिसे डेड सी कहा जाता है। इसे पृथ्वी पर दुनिया का सबसे निचली सतह पर बना हुआ समंदर माना जाता है। नमक की बहुत ज्यादा मात्रा होने के कारण इसमें न तो मछली होती है और न ही कोई जलीय जीव। कहा जाता है कि इजराइल के समंदर में कोई इंसान कभी डूब नहीं सकता।
वो हमेशा समंदर की सतह पर रहेगा। इसमें कोई रेत भी नहीं है, चिकनी काली मिट्टी होती है। तकनीक और आइडिया इजरायलियों के खून में है। स्टार्टअप की सबसे बड़ी फैक्ट्री है इजराइल। 3000 कंपनियां बतौर स्टार्टअप इजराइल में शुरू हुई। कंपनियों के कारण एक और रिकॉर्ड इजराइल के नाम है। अमेरिका के शेयर बाजार नेस्डेक में कुल 80 कंपनियां लिस्टेड हैं। भारत, जापान, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर की कंपनियां मिलकर इजराइल की बराबरी कर पाती हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इजराइल दुनिया की सबसे बड़ा हब है। पासपोर्ट को लेकर इजराइल में अलग अलग नियम है। पाकिस्तान के पासपोर्ट में लिखा होता है कि ये पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर सभी देशों के लिए मान्य है, मतलब पाकिस्तानी इजराइल नहीं जा सकते। इसकी लड़ाई 67 साल पुरानी है। 1948 में इजराइल के राष्ट्रपति बेन गुरियन ने यूएन सदस्यता के लिए पाकिस्तान का समर्थन मांगा था, लेकिन जिन्ना ने कुछ नहीं किया। हालांकि तब भारत ने इजराइल के यूएन सदस्यता का विरोध किया था, लेकिन इजराइल ने इसका बुरा नहीं माना। इजराइल में सबसे ज्यादा संग्रहालयों का देश है। पीएम मोदी भी इजराइल का म्यूजियम देखने जाने वाले हैं। इजराइल में 250 से ज्यादा संग्रहालय हैं। हालांकि 13 संग्रहालयों को प्रमुख माना जाता है। 2013 में इजराइल में विश्व संग्रहालय दिवस मनाया गया था, जिसमें 130 देशों के 32,000 संग्रहालयों ने हिस्सा लिया था। इजराइल ने पिछले कम वजन वाली मॉडल के कैट वॉक करने पर रोक लगा दी थी। ऐसा नियम बनाने वाला पहला देश इजराइल ही बना। हालांकि इजराइल महिलाओं को लेकर उदार देश है। छोटे कपड़े पहनने पर कोई रोक टोक नहीं है। इजराइल अनोखे कानूनों के लिए भी जाना जाता है। बिना लाइसेंस साइकिल नहीं चला सकते। सार्वजनिक जगहों पर पशुओं को नहीं खिला सकते। अगर बिना इजाजत 5 साल तक रेडियो स्टेशन चला लिया तो उसे सरकार लीगल बना देगी। रॉटविलर प्रजाति का कुत्ता पाल नहीं सकते। इजराइल की जमीन पर सुअर का दिखना भी मना है। अगर दिख गया तो समझिए मारा जाएगा। इजराइल में कार मालिकों के लिए अनोखी इंश्योरेंस पॉलिसी है। ऐसी पॉलिसी जिसमें शनिवार का दिन कवर नहीं होता। अगर पॉलिसी में शनिवार कवरेज चाहिए तो ज्यादा पैसे लगेंगे, नहीं चाहिए तो पॉलिसी सस्ती पड़ेगी। पूरे इजराइल मतलब एक देश में किताबों की सिर्फ 40 दुकानें हैं। पूरे देश में अगर कहीं भी कोई किताब छपेगी तो उसकी एक कॉपी नेशनल यूनिवर्सिटी और नेशनल लाइब्रेरी में भेजना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर सजा मिलती है। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार इजराइल के हिस्से में आए हैं। सिर्फ 67 साल के इतिहास में इजराइल ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 12 नोबेल पुरस्कार जीते हैं। 6 नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान के लिए, 2 अर्थशास्त्र के लिए, 3 शांति के लिए और 1 साहित्य के लिए मिला है। दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को इजराइल को राष्ट्रपति बनने का मौका मिला था। आइंस्टीन यहूदी थे, इसलिए अमेरिका ने 1952 में उन्हें इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया था, लेकिन आइंस्टाइन ने मना कर दिया था। आइंस्टाइन का कहना है कि वो नेता नहीं है और राजनीति के लिए नहीं बने। खुराना जी के पास चलते हैं। आखिरी कमेंट ये है कि कोई भी विचार हो उसका विरोध तो होता ही है। आज हम प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हैं, इसका हम सब धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं। और जितना लाभ हमें मिलना चाहिए, चाहे डिफेंस हो, चाहे किसान हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, जो पानी की समस्या हो, और भी बहुत सारे इशू हैं, चाहे सिक्योरिटी इशू हो, वो सब हमें लेना चाहिए। और विरोधियों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो विरोध करते रहते हैं। ये तो यही वही लोग हैं जो याकूब मेमन की फांसी का विरोध करते हैं, तो इसलिए इनकी चिंता क्या करी जाए। ठीक जी। मेरा ये मानना है कि भारत और इजराइल की दोस्ती पूरे विश्व में एक उदाहरण बनेगा अच्छी दोस्ती का। मेरे सोच के मुताबिक अमेरिका, रशिया या कोई भी देश जब हमें आर्मामेंट देता है, हथियार देता है, वो हमें अपने आप पर निर्भर करता है। लेकिन जब इजराइल हमें कुछ देगा, वो हमें अपने आप पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि हमारे साथ मिलकर मेक इन इंडिया में हथियार बनाएगा, एग्रीकल्चर फील्ड में मदद करेगा, इनोवेशन में मदद करेगा। और इंडिया और इजराइल की दोस्ती जो है, अगले इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आप दोनों का आभारी हूं। मैं हिंदुस्तान को कुछ ऐसी चीजें बताना चाहता हूं जो आप शायद नहीं जानते। क्या आप जानते हैं, बहुत बड़ी संख्या में 4.5 लाख से आसपास, 4.25 लाख के आसपास इजरायली भारत माता की जय कहते हैं। इसका कारण है कि करीब 2,500 साल पहले जब वो केरला और महाराष्ट्र में 2 जगह पर आश्रय लेने के लिए आए, और 1948 में जब वो अपने देश गए, तो उन्होंने कहा कि हम इजराइल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारी पितृभूमि है, लेकिन भारत हमारी मातृभूमि है। आज उन्हीं की
जो वंशज है वो करीब 4.25 लाख के आसपास आबादी में है, वो आज भी ये कहते हैं कि हमारे भारत माता की जय है। हिंदुस्तान में रहने वाले जब भारत माता की जय कहने से लिए कतराते हैं और धर्म की आड़ लेते हैं, ऐसे में इतने सालों बाद इस देश में रहने वाले लोग भारत माता की जय कहते हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हर इजरायली कहता है, वो कहता है कि हजारों साल हम जब प्रताड़ित होते रहे, लेकिन जब इजराइल बना तो विभिन्न देशों से जो जूस वहाँ पर आए, जर्मन से आए, तमाम बाकी देशों से आए, वो सब अपने प्रताड़ना की कहानियाँ सुनाते हैं कि हमें कैसे प्रताड़ित किया गया। अकेले भारत से जो 48,000 जूस गए, उन्होंने कहा कि हमारे साथ कैसे प्रेम हुआ, भारत कैसे महान है। ये हिंदुस्तान और इजराइल के संबंधों का एक ऐसा धागा है जो और किसी देश के साथ शायद ही नहीं जुड़ा। और भी आने वाले दिनों में इजराइल और हिंदुस्तान की तमाम बातों को हम आपके सामने जरूर लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही।